हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो यहाँ पे यह जो है कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है, इतिहास का, हमारा इतिहास। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो देश की जनता थी उसको हमने कैसे शिक्षित किया, समझदार बनाया और कैसे जो है कि उसे सभ्य बनाया। जो लोग भी जूनियर एडेड का उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से, उनको यह वीडियो जरूर से देखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान से जो लोग पेपर देंगे उसमें जो है कि क्लास 8, 9 और 10 का सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पूछा जाएगा। तो ये है सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। यहाँ पे हमने ये चीजें देखी। ठीक है, तो जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसके बाद जो है कि यहाँ के जो नवाब थे, किसान थे, आदिवासी थे, उन पे किस तरह के प्रभाव पढ़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। मीन्स कि हमारा जो पूरा सिस्टम था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया था और इससे इन सारी चीजों की वजह से जो विद्यार्थी जीवन था उस पर क्या असर पड़ा था। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय का नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। मीन्स कि पहले तो वो व्यापार करने आए और उसके बाद जो है वो क्या चाहते थे, भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय का नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित करना, सभ्य और अंग्रेजी की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इस सवाल के कई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? जो ये अंग्रेज ब्रिटिश लोग थे वो शिक्षा को किस तरह से देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्रचारवाद की परंपरा सन 1783 में विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषावादी भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक लैटिन का अध्ययन किया था। ठीक है, तो उनका नाम था विलियम्स जोन्स। ये जो थे कानून के माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच, अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनके व्याकरण, सांस्कृतिक काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक, गणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक्स और नेथानियल हेड भी भारतीय
भाषा सीखकर संस्कृति व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल भारत को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। मीन्स कि वो चाहते थे कि एक समय था जब यहाँ पे जो संस्कृति थी वो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी, तो वो फिर से डेवलप की जाए और इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए वो बड़े बड़े संस्थान बनाना चाह रहे थे। फिर क्या हुआ, वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं। वे आदर और महत्व देते थे, उन्हें अनजान विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेजी देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानूनों को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। ये जो है वारेन हेस्टिंग का स्मारक है, और यह कहाँ पे है, रिचर्ड वेस्ट कोर्ट में है, 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राचीनवादी किस तरह के सोच रखते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्रचारवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्रचारवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे।
प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ के ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। मीन्स कि उनका मानना था कि यहाँ पे शासन करना है तो हमें भी ये परंपराएं आनी चाहिए, रीति रिवाज समझ में आने चाहिए। यहाँ पे देखिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के ऊपर अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्रचारवादियों के कटु आलोचक भी थे। पूरब की जघन्य गलतियां, यहाँ पे हम देखेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राचार्यवादी दृष्टिकोण को आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्रचारवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य, धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है। मीन्स कि यहाँ पे जो भारत में जो था, क्या था कि ग्रंथ और पुराणों को ही माना जाता था, धार्मिक साहित्य को ही माना जाता था, काव्यों को, और उसी के हिसाब से जीवन यापन भी होता था। लेकिन इनका मानना था कि पश्चिम में वैज्ञानिक सोच ज्यादा चलती थी और तकनीकी सफलताएं के जो चलती थी उसे ही भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1830 के दशक तक प्रचारवादियों का विरोध तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रतिभाशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समुच्चय देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रचारवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये है थॉमस बेबिंग मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्य कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिम विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों, संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के विवरण के आधार पर मैकाले के विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेज का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रचारवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप रक्षण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा 1854 में
ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1854 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी कि लंदन में जो स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश में को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्रचारवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी। यदि इन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। मीन्स कि कुल मिला के वो अपना फायदा चाहते थे। वुड्स के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, से वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नैतिक शिक्षा की मांग 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई जो प्रचारक थे वो व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है। नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र में अपनी संस्था न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में यह छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगा था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? यहाँ पे विलियम एडम की रिपोर्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक
विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थीं, पाठशाला की इमारतें अलग से नहीं बनाई जाती थीं, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थीं, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम्स ने पाया यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण कष्टकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। यहाँ पे हम देखेंगे नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी जब शुरू हुई के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। 19वीं सदी में कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिए। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, इसमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। पंडितों का काम पाठशाला का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों में के बारे में रिपोर्ट भेजे, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पुस्तकालयों पर आधारित होगा और विद्यालयों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियम का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब बच्चों के घरों में खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था
तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसकी कार्यसूची क्या थी? केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज्यादा पैसे खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। इसके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय विषयों में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में ही दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उससे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश में काट दिया और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होने चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता या पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह से काम करती हैं, से उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी ने लिखा था, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमूल और तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो उन्हें स्कूल जाने
स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षा को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूली जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ जहाँ खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरा शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था इसी व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोयम्बटूर के प्रचारक स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं। 20वीं सदी का प्रारंभ का ये है। तो सभ्य करने के लिए शिक्षा यहाँ पे दिया गया है कि 1870 का जो शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। इसलिए अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए स्कूल खोलने शुरू किए, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। थॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक शैक्षिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था, मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं था कि शास्त्रीय, जबकि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से अभ्यास
होते हैं उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगी और इस पे आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। ठीक है, धन्यवाद।